Welcome to Study and Fix. So today we are going to discuss about the evolution of 18th and 19th century American poetry. तो 18th century 19th century में किस टाइप का पोएम लिखा ऐसा पोएट्री लिखा गया, what were the developments और ये कैसे आगे कैरी किया गया, किसका कंट्रीब्यूशन किस तरह था एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पोएट्री रिटन इन दैट एरा. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसे. So in today's topic हम डिस्कस करेंगे about the introduction of the poetry in the period American Revolution which had happened between 1775 to 1783. Then some revolution literature growth, how this all happened after the post-revolution. Then American Enlightenment, it was also one of the very beautiful period in the history of America. Then the movement which had happened on the name as Transcendentalism, which was giving the importance to every individual, or this was the movement of individualism as well. Then हम थोड़ा सा जानेंगे American Civil War, which happened in 1861 and ended on in the year of 1865. Then there was some post-war period as well, right? जिसमें हम थोड़ा सा discussion करेंगे. We'll also talk about the towards modernism and some conclusion of this whole history. So let us start with the introduction. So this chapter explores the historical and cultural influences जो कि हमारी 18th and 19th century American poetry में हुआ. And it covers major event. ठीक है, major events में भी कौन से major events जैसे cultural movements, significant poet works and some notable poets of that era. Right? तो इसमें ये हमारे पास मेजर जो पॉइंट्स हैं, मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है व्हाट वी नीड टू नो. तो थोड़ा सा देन लेट अस मूव फर्दर. तो let's start discussing about the American Revolution. So American Revolution which initiated in the year 1775 and ended in 1783. तो ये 8 years का लंबा पीरियड था, राइट. एंड आप सभी को पता है कि होगा कि यहाँ अमेरिका में यूरोप की कॉलोनीज थी, स्पेन की कुछ कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी, कुछ रशियन आउटपोस्ट थी और मेजर पार्ट वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स, राइट. बट हाउएवर लुकिंग एट द सिचुएशन इज अमेरिका, तो जैसा कि ब्रिटेन का इंग्लिश पीपल का हमेशा से रहा है, इवन इंडिया में भी जब कॉलोनाइज किया गया था, सो दे हैड टेकन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड मूव्ड टू इंग्लैंड, ब्रिटेन. सिमिलरली इट हैड हैपेंड इन द केस ऑफ अमेरिका एज वेल. तो जो अमेरिका के रिसोर्सेज थे वो ट्रांसपोर्ट किए गए ब्रिटेन में, right? And not only the Britain did this job, there was some colonized area of Dutch as well, so they were also doing the same thing, right? तो धीरे धीरे करके जिस तरह से colonize हुआ, and at some point जब ब्रिटिश रूलर्स ने कुछ फायदा उठाना ज्यादा शुरू कर दिया ऑफ द अमेरिकन पीपल, अमेरिकन नेटिव पीपल, जिन्हें इनिशियली रेड इंडियंस भी कहा गया था. So they had came to the revolution and concluded British and the British जो डोमिनेंस था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने they started doing a protest, जो कि जिसने एंड किया ब्रिटिश रूल को, राइट. और जब ब्रिटिश डोमिनेंस खत्म हुआ सो दैट वाज द बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. एंड द सेम टाइम इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ पावरफुल आइडियाज. जैसे अब तक तो लोग जब तक कॉलोनाइज्ड थे सो दे वर नॉट थिंकिंग फ्रीली, देयर आइडियाज वर नॉट फ्री, राइट. तो फ्रीडम के बाद जब ब्रिटिश रूल एंड हुआ सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी केम इनटू देयर पोएट्री, ठीक है. और
साथ ही साथ ये एक जन्म हुआ इंस्पिरेशन फॉर द अमेरिकन ड्रीम. सो व्हाट इज अमेरिकन ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम is the ideology which gives the equal right to every American so that they can live fuller and survive the enriched life. मतलब अच्छे से वो रहे, उनका इक्वालिटी मिले and they can live their life with great confidence and equality. So that was the American dream. इस अमेरिकन ड्रीम में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सबके पास अपनी फैसिलिटीज रहें, वो अपने लाइफ को अच्छे से जी पाए. दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस. तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद द राइटर्स वर राइटिंग इन दिस डायरेक्शन, पोएट्स वर राइटिंग इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो इंस्पिरेशंस थी पोएट्स के लिए, व्हाट वर द इंस्पिरेशंस? पोएम जो लिखी गई इस बात रेवोल्यूशन के बाद, सो दोज वर टुवर्ड्स द लिबर्टी एंड जस्टिस. तो लिबर्टी, क्योंकि अभी जब अब किसी कंट्री को लंबे टाइम तक कॉलोनाइज किया जाएगा, तो उनकी जो इनिशियल जो इंस्पिरेशंस हैं फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस विल बी कि वो लोग अपनी लिबर्टी को एक्सप्रेस करें. जैसे इंडिया में भी है, जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली उसके बाद आज भी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो इनिशियल ईयर्स में द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग वाज the liberty and justice was the key in writing of the poets. Also, there was expression of national pride because America is free at that point of time. And there was a pride in every being, every person living in America. And they were full of enthusiasm and zeal. तो ये जो चीजें थी, this reflected actually the poetry at that point of that era. उसके बाद जो यही जो ग्रोथ है लिटरेचर में, दिस वाज कंटिन्यूड, बट देयर वाज डिफरेंट टाइम्स. सी, जब अमेरिका को फ्रीडम मिला, सो दे वर नॉट वेल इक्विप्ड. वो इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उस टाइम पर लिटरेचर या बुक्स या पोएट्री को दे कैन राइट सो इजीली. So initially what had happened? So they had given the preference for British books only. Right? Americans जो लोग थे, they were giving the favor to British literature only. और जो local writers थे, they wanted to create their new. They are getting a lot of struggle. और कोई support भी नहीं था ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अभी ऐसा experience भी नहीं रहा था, ऐसा भी कह सकते हैं. On the other hand, pirated books थी, ठीक है, और रीडर्स में वो आसानी से सर्कुलेट हो रही थी. पायरेटेड जो बुक्स थी, ब्रिटिश पायरेसी जो थी, वो सारी चीजें सर्कुलेट हो रही थी अमेरिका में. सो दैट इज ऑल्सो द हिंड्रेंस टू द ग्रोथ ऑफ अमेरिकन ऑथर्स. इसने जल्दी से पनपने नहीं दिया अमेरिकन लिटरेचर. Then later on there was a growth of American writers. It took अब यहाँ पर धीरे धीरे राइटर्स ने, they were evolving gradually, so they took time to gain confidence, but eventually they achieved the recognitions and they started writing. So that was the time when the people initially struggled a bit, then later on they came into the smoother stream of writing the literatures. The next period was the American Enlightenment. So American Enlightenment, it is a promotion of reason, science and democracy. तो यहाँ पर जो चीजें थी, अब मूव कर रही थी साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, राइट, फंडामेंटल्स और डेमोक्रेसी की तरफ. सो थिंकर्स लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, इन लोगों ने इस सबको थोड़ा बढ़ावा दिया, और they had given the emphasis to the rational thoughts and scientific progresses. चीजें अब एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद, डेलिब्रेशंस के बाद सामने आ रही थी, और साइंटिफिक प्रोग्रेस भी होने लगा, और इसी पीरियड को हम अमेरिकन एनलाइटनमेंट कह रहे हैं. और अमेरिकन एनलाइटनमेंट में ही देयर वाज ए बिलीफ इन हार्ड वर्क, फेयरनेस एंड फ्रीडम. इन सब चीजों ने थोड़ा जड़ें मजबूत की.
ठीक है। एंड ऑल्सो अमेरिका को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया दैट इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी, जो कि सही भी था, और इम्पैक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिका वाज इन्वॉल्व। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि दूसरे जो लोग थे उनको भी चांसेस दिया गया सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन द अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है। सो देयर वाज अ फेयर एंड इक्वल चांसेस। The next move, one of the biggest moves there is transcendentalism. तो बेसिकली हम जब बात करते हैं एक्सेसिव रैशनलिज्म की, जब हम लॉजिक्स देना शुरू करते हैं, सो द ट्रांसेंडेंटलिज्म टॉक्स अबाउट द पर्सनल ग्रोथ. It also supports to the individualism. So it is emphasis on nature and spiritual growth, and it also focus on self-reliance. मतलब do not accept the things the way rule has been set up. Accept the thing what our intuition says. ठीक है। हम जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, सिमिलरली कुछ चर्च में जाते हैं, पूजा नहीं प्रेयर करते हैं, सो दैट्स ओके, acceptable and good in some up to some instant. But however, this will not be horizontally applicable to all. There are people who worships by the heart. गॉड अंदर ही बसते हैं, हमारे अंदर होते हैं, तो हम अंदर से ही पूजा कर सकते हैं। हमें रूल्स रेगुलेशंस में बदलने की जरूरत नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें एक दीपक से ही पूजा करनी पड़े, या मुझे आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, मैं जिसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या कहता है? इंडिविजुअलिज्म। इफ यू वांट टू वर्शिप द गॉड, यू कैन वर्शिप सिटिंग एट होम ओनली। अंदर से ही गॉड को आप फील कर सकते हो, राइट? तो यहां पर जो बिलीफ था, इट वॉज इन द इंडिविजुअल पावर रादर देन सेट रूल्स। तो इन्होंने साथ ही साथ ट्रांसेंडेंटलिज्म थोड़ा सा रोमांटिसिज्म के साथ भी है। इसने नेचर की ब्यूटी को प्रमोट किया और पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनकरेज किया कि किसी चीज को डीप सोचो और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रहो, आध्यात्मिक, मेटाफिजिकली चीजों को समझो, विच विल मेक द ह्यूमैनिटी ग्रोइंग. That's a good part with it. Then after that, America, not so far America was free. American dream was there. Enlightenment was happening. Transcendentalism also came. So next part is, अभी जो अमेरिका में पहले स्लेवरी बहुत मजबूती से जड़ बना चुकी थी, so now it was important to remove that slavery, right? But however, कुछ रूल्स थे जिन्होंने लीगली कुछ चीजों को खत्म करने की कोशिश भी की गई, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली हैपनिंग. सो देर वॉज अमेरिकन सिविल वॉर. जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे या नेटिव अमेरिकन लोग थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, राइट? नेटिव अमेरिकन में जो नेटिव लेबर्स थे, अमेरिकन जो लेबर का काम कर रहे थे, दे वर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल. तो जनरली नॉर्थ एंड साउथ साइड ऑफ अमेरिका में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज, and this conflict was of slavery. South America में there are more black African American people, those were slaves. ठीक है। और नॉर्थ में थोड़े कम थे। तो बेसिकली दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज एंडेड इन, तो एक सिविल वॉर के बाद विच एंडेड इन 1865, राइट? एंड अमेरिका को इसने इंक्लूसिविटी की तरफ मूव किया, विच वॉज वेरी गुड मूव. तो यहां पर इक्वल राइट्स होने लगे. सो द अफ्रीकन अमेरिकन एंड नॉर्मल व्हाइट अमेरिकन, दे वर इक्वल नाउ, राइट? साथ ही साथ जब इंक्लूसिविटी की बात आई, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे जो कि स्लेवरी कर रहे थे, इन्होंने भी राइटिंग में कंट्रीब्यूट किया. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ से भी हुए, ठीक है? और कुछ राइटर्स हैं जैसे जिन्होंने सेराको में अपनी पकड़ भी बनाई, जैसे वॉल्ट विटमैन, फ्रेडरिक डगलस. तो ये भी स्लेवरी के बाद इन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने भी कुछ अपनी पोएट्रीज लिखी.
right? So now the next part is the post-Civil War period. So in that period, industrialization and urbanization had happened. America became more industrialized, and urban areas expanded significantly. राइट, तो ये तो ग्रोथ की चीज हो गई. साथ ही साथ जब इक्वालिटी आया, देयर वाज नो स्लेवरी, एवरीवन वाज इक्वल, then what happened, it had impacted the immigration. So people started arriving to America, right? And its culture became so diverse in nature, right? तो जिसने इकोनॉमी को तो बूस्ट दिया ही दिया, साथ ही साथ जो लिटरेचर था, जो अभी तक रोमांटिसिज्म था, जो मैं बात बोल रहा था, नेचर के ऊपर बात कर रहे थे हम, ठीक है, और फीलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, इमोशंस पे बात कर रहे थे. नाउ दिस वाज मूविंग टुवर्ड फ्रॉम द रोमांटिसिज्म, नेचर से रियलिज्म की तरफ हम मूव किए, राइट? सो अमेरिका मूव किया. सो दैट इज अ शिफ्ट वाज हैपनिंग, जो कि इमिग्रेशन के बाद के साथ साथ इम्पैक्ट आया. और पीपल हैड स्टार्टेड राइटिंग ऑन द रियल लाइफ इश्यूज एंड ऑर्डिनरी पीपल rather than going something superficially and romantically. तो अब यहाँ पर जो राइटिंग थी वो रियल इश्यूज पर हो रही थी, लोगों के बारे में बातें हो रही थी. एंड ऑल्सो देयर वाज इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टाइल, ठीक है, जहां पर लोकल तरीके से चीजें लिखी जा रही थी, लोकल सिचुएशन पे लिखी जा रही थी, एंड रीजनलिज्म के ऊपर ये बातें हो रही थी. So now from here we moved toward the modernism. So now the growth of technology and city was happening. Writers began experimenting with new style. कुछ influential poets भी आए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने old traditions को he blended with the modern ideas. Carl Sandburg, जिसने who emerged traditional and modern concept came into play. And the modernist movement had happened. तो जो पुराने बिलीव्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन उठने लगे, जिससे कि हम मॉडर्निज्म की तरफ मूव करें, ठीक है, और डीपर मीनिंग आया लाइफ को. यहाँ पर रैशनैलिटी आई, लेकिन मॉडर्निज्म के साथ आई, विद द एक्सेप्टेंस आया. सो इन द कंक्लूजन, influence of major event had happened: some revolution, civil war, industrial growth, impact of literature movement, enlightenment, transcendentalism, modernism. So these were the phases the literature of America moved toward the growth, and many people had came into playing this kind of growth to make America a good for the literature. So here I conclude this. I hope you like this video. If you really like the content, so you can hit the like button and subscribe the channel. You can also make a comments so that I can make the videos to develop the core learning of English literature. Bye bye and thank you very much.